हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी टॉक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज पर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या इंप्रेशन आता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। कुछ ना कुछ सर्किट से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। So the definition is an electric circuit is an interconnection of electrical elements। मतलब किसी भी सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का इंटरकनेक्शन ही क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक बैटरी और एक लैंप कनेक्टेड है। बैटरी को जब आप किसी लैंप से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म कर रहा है। तो in electrical engineering, we are often interested in communicating or transferring energy from one point to another। सिंपली इस बैटरी और लैंप के कॉम्बिनेशन में, इस सर्किट में आपको देखने को मिल रहा है कि हम क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर बैटरी से इस लैंप की तरफ एक एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी को और लैंप को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, और यही इंटरकनेक्शन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। बेसिक सी बात यह है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से, तो वहां पर वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉर्म करता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जब हम जान चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक फंक्शन होगा कि आप एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड एलिमेंट है दैट इज चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल एंटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, जब आप कोई वुलन स्वेटर को आप अपने रिमूव करते हैं, या फिर आप कभी कारपेट के ऊपर चलते हैं, मूव करते हैं, या फिर आप कभी इंसुलेटेड चेयर के ऊपर बैठ करके उठते हैं, ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं, तब उस कंडीशन में आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से आ जाता है? वो इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से, जो कि हमारी बॉडी में अभी एक्यूमुलेट हो चुका है। तो what is electric charge? The definition is the charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists। It is measured in coulombs। coulombs में इसे मेजर किया जाता है, और बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल की। The law of conservation of charge states that charge can neither be created nor be destroyed। It can only be transferred from one to another point। जैसे कि इससे पहले वाले केस में हमने देखा, एग्जांपल में हमने देखा, जब हम किसी वोल्टेज सोर्स से, किसी बैटरी से एक लैंप को कनेक्ट करके हम उसमें एनर्जी ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, वहां पर भी हम क्या करवाना चाह रहे हैं? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वहां चार्ज को ही ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो कभी भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां कहीं भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वो चार्ज के कंडक्शन या चार्ज के फ्लो की वजह से ही हो रहा है। और अभी तक जो हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं दैट द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? सिंपल सी बात है, किसी भी चार्ज के फ्लो को अगर आप टाइम रेट में लेकर देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो a unique feature of electric charge or electricity is the fact that it is mobile। Electric charge is always mobile। That is,
it can be transferred from one place to another, where it can be converted to another form of energy. Obviously, बैटरी में भी तो यही था. बैटरी में हमने क्या किया, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने किसी भी एक बैटरी में जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने क्या किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ लैंप. हमने एक लैंप को कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स के साथ में, जिसकी वजह से वो जो वोल्टेज सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है और लैंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है लाइट एनर्जी में. So whenever a conducting wire is connected to a battery, the charges are compelled to move, and this motion of charges creates the electric current. It is conventional to take the current flow as the movement of positive charges. Conventionally, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंसीडर करते हैं. बिकॉज कन्वेंशनली बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु वाज द अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत पहले इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो वहीं से हमने करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन को अडॉप्ट कर लिया है. लेटर ऑन रिसर्चेज जब हुई तो उसमें हमने उन रिसर्चेज के बेसिस पे ये पता करा, ये पाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो होता है. बट कन्वेंशनली अब हम उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ करंट. So the electric current is the time rate of change of charge, which is measured in ampere. Actually, this definition and this mathematical expression was given by the Ampere, André Marie Ampere, who was a French mathematician and physicist. So mathematically, the relation between the current I and charge Q and the time t can be given as I is equal to dq by dt, or I can be represented as dq by dt. Here 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. dq by dt, which is the rate of flow of charge. Okay. Now, moving towards our next topic, next point, that is direct current. Actually, इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक करंट भी जो हैं वो दो तरह के हैं, दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड नेक्स्ट वन इज द alternating current. So the way we define current, as I suggest, that current need not be a constant valued function if the current does not change with time but remains constant. We call it a direct current. Simple सी बात है. A direct current is a current that remains constant with the time. As we can see here in the graph, करंट आपको जो नजर आ रहा है वो करंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट करंट. नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट? बाय कन्वेंशन the symbol I is used to represent such a constant current. Capital I is used to represent constant current, and a time varying current is represented by the symbol small I. Time varying current. अभी तक हमने देखा था डायरेक्ट करंट which was not time varying current, it was constant current. अभी हम बात करना चाह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की. तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? दैट इज अ करंट दैट वेरीज साइनसॉइडली विद द टाइम. जो टाइम के साथ ही वेरी करता है, साइनसॉइडली वेरी करता है, तो हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. बेसिक बात आप ये समझ सकते हैं कि जिस भी करंट में जिसकी डायरेक्शन वेरी करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर आप वेव फॉर्म देख करके समझ रहे होंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी है और थोड़ा टाइम बाद में नेगेटिव डायरेक्शन भी है. देन उसके बाद में फिर से वो पॉजिटिव हो जाता है, अगेन नेगेटिव हो जाता है. तो ये जो
पॉजिटिव नेगेटिव का जो सीक्वेंस चल रहा है, दिस इज कॉल्ड alternation. That's why such currents are termed as alternating current. So such current is used in our household to run the air conditioner, refrigerator, washing machine and all other electric appliances. जो भी करंट हम हमारे घरों में यूज करते हैं वो करंट कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग करंट. Okay, so one small exercise for you all. How much charge is represented by 4,600 electrons? How can we solve this problem? Do we know the charge of one electron? Yes, obviously. If we know the charge on an electron, then we can simply multiply this number 4600 to the charge, and the answer is here. Since each electron has minus 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs, hence 4,600 electrons will be having minus of 7.369 into 10 raised to minus 16 coulombs. I hope it is very clear for all of you. Okay, now moving to our next definition. So that is the definition of voltage. Voltage or potential difference, or we are also aware that we can also name it as electromotive force, EMF, which is also a very common name for voltage. So an Italian physicist invented the electric battery, which provided the first continuous flow of electricity, and that Italian physicist was none other than Antonio Volta. And to move the electron in a conductor in a particular direction requires some work or energy transfer. This work is performed by an external electromotive force, EMF, which is typically represented by the battery. जैसा कि अभी आपको एक इमेज देखने को मिल रहा है, एक सर्किट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है एक सिलेंड्रिकल बार से. बैटरी कनेक्टेड है सिलेंड्रिकल बार से. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाइड है, जिसको हम बैटरी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी है, तो इसी वजह से आप इसको ये लिख सकते हैं दैट the work done to move any unit positive charge through an element is known as the voltage. जैसा कि यहाँ पर है, VAB can be given as dW by dQ. dW, what is dW? dW is the work or energy transfer, and dQ is the charge. कितना चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है? So here 1 volt is equal to 1 joule per coulomb equal to 1 Newton meter per coulomb. So voltage or potential difference is the energy required to move a unit charge through an element measured in वोल्ट. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहें तो क्या हो गया? वोल्टेज क्या है? इट इज द एनर्जी. ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए. किसी भी यूनिट चार्ज को किसी एलिमेंट में मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं. और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज आर पावर एंड एनर्जी. पावर एंड एनर्जी क्या होता है? पावर क्या होता है? एनर्जी सिंपल सा देखें रिलेशन इनका. पावर इज द टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी मेजर्ड इन वॉट.
मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की टाइम रेट को हम क्या कह सकते हैं? पावर कह सकते हैं। P can be given as dw by dt, dw by dt, where P is the power in watt, W is the energy in joule, and T is the time in seconds. So, if P is equals to dw by dt, or we can say, or we can multiply both the sides, dw by dq into dq by dt. तो dw by dq बन जाएगा हमारा वोल्टेज एंड dq by dt बन जाएगा हमारा करंट। dw by dq अभी हमने इससे पहले देखा था dw by dq that is voltage and dq by dt is equals to the current. So P is equals to V into I. In fact, the law of conservation of energy must be obeyed in any electric circuit. For this reason, the algebraic sum of power in a circuit at an instant of time must be zero. सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, किसी भी सर्किट में जब आप इसको फॉलो करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पावर, किसी भी सर्किट में पावर का अलजेब्रिक सम, जितनी भी पावर है उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर इट मस्ट बी जीरो, जीरो ही होना चाहिए। This again confirms the fact that the total power supplied to the circuit must balance the total power absorbed. The energy absorbed or supplied by an element from time t naught to time t, and it can be given as W equals to t naught to t1 integration p dt, where p is equals to V into I and energy is the capacity to do work which is measured in joules. So that is all about work, that is all about power and energy. Now we'll discuss about the circuit elements. Basically there are two types of circuit elements, passive element and active element. An active element is capable of generating energy while a passive element is not. सिंपल सी बात है, an active element is capable of generating energy. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जब भी हम किसी एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो एक्टिव एलिमेंट है वो अपने आप में कैपेबल है एनर्जी को जनरेट करवाने की। उसको कोई दूसरे सोर्स की, कोई दूसरे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी को जनरेट करवाने के लिए। जबकि जो पैसिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट डिपेंडेंट होगा किसी ना किसी एक्टिव एलिमेंट के ऊपर, किसी ना किसी एक्टिव एलिमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप खुद से कभी भी एनर्जी को जनरेट नहीं करवा। तो इस तरीके से एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हुए हमारे? एक्टिव एलिमेंट्स हुए हमारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बेसिक एक्टिव एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर voltage source and current source, while passive elements, commonly known passive elements are resistors, inductors and capacitors. So these are the examples of passive elements and active elements. Now we will discuss about the active elements, or we can also name them the energy sources. एनर्जी सोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए बेसिक सी बात है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्टिव एलिमेंट्स के दो पॉसिबल टाइप्स हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। लेकिन उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन, जैसे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में हमारे पास में आएंगे आइडियल सोर्सेज, आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सबसे पहले हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जैसा कि देखने मिल रहा है, सिंबल्स फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड सिंबल फॉर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जो बैटरी का सिंबल है या जो वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, वही सिंबल आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में देखने मिल रहा है, वही सिंबल होता है हमारे लिए किसी भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल देखने को मिल रहा है राइट हैंड साइड में। अब देखिए, आइडियल लिख देने से क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर, और आइडियल के अलावा भी क्या कोई और भी होता है क्या? तो थोड़ा सा सोचते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप मार्केट से एक 9 वोल्ट की बैटरी परचेज करके लाते हैं, और जब आप उसको अपने लेबोरेटरी में ला करके या अपने घर पर ला करके उसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, तो कभी भी वो बैटरी 9 वोल्ट सप्लाई नहीं देगी, बिकॉज वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस क्या हो गया कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो हमेशा रेटेड सप्लाई, रेटेड आउटपुट हमको प्रोवाइड करते हैं। जितना भी उसके लिए रेटेड आउटपुट हमने डिजाइन किया है, तो वो उतना ही रेटेड आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वो रेटेड आउटपुट कम नहीं होगा। जबकि नॉर्मल अगर हम किसी बैटरी की बात करें, नॉर्मल किसी सेल की बात करें, तो आपने देखा होगा सभी बैटरी, सभी सेल्स का एक एक पर्टिकुलर लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पैन है। उसके बाद में वो अनसर्विसेबल हो जाते हैं, आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, चाहे आपके वॉल क्लॉक के ही सेल हों, बैटरीज हों, चाहे आपके टीवी के रिमोट उसके बैटरीज हों, कुछ भी है, क्योंकि वो सभी बैटरीज क्या हैं, प्रैक्टिकल बैटरीज हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो आइडियल के सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज में जो वोल्टेज आपको पूरा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, कुछ कम वोल्टेज मिल रहा है, रेटेड से कुछ कम मिल रहा है, तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंसेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी के लिए जब हम आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्सेज के सिंबल देते हैं, तो वो आपके सामने ये हैं। अब आगे बात करते हैं आइडियल डिपेंडेंट सोर्सेज की। डिपेंडेंट सोर्सेज को हम कंट्रोल्ड सोर्सेज भी कहते हैं, कंट्रोल्ड सोर्सेज। देखिए, सिंबल में डिफरेंस ये रहेगा कि इससे पहले के जो आइडियल इंडिपेंडेंट सिंबल्स थे वो सभी हमारे राउंड शेप में थे, लेकिन यहाँ पर हमें डायमंड शेप सिंबल्स देखने को मिलेंगे। जो करंट है, करंट के लिए आपको एक एरो मार्क करना है, और वोल्टेज के लिए आपको प्लस माइनस का, पोटेंशियल का साइन यहाँ पर मार्क करना है। डिफरेंस सिर्फ ये हो गया कि यहाँ पर हमारा जो है डिपेंडेंट सोर्सेज वो सभी डायमंड शेप में रहेंगे, और कंट्रोल जो होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज का, वो किसी ना किसी वोल्टेज या किसी ना किसी करंट जो कि किसी और एलिमेंट का होगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखना चाहें, तो चार तरह की क्लासिफाई हम इन्हें कर सकते हैं, चार तरीके से। पहला हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दूसरा है अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, थर्ड वन इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, एंड लास्ट वन इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं VCVS, तो इसका मतलब यह है कि वो एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन किसी ना किसी एलिमेंट के वोल्टेज के बेस पर ही कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा वाला भी एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन किसी ना किसी करंट की वजह से वो कंट्रोल हो रहा है। थर्ड वन इज ऑल्सो अ करंट सोर्स,
जो कि वोल्टेज से कंट्रोल्ड है, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो करंट सोर्स, जिसको किसी ना किसी करंट से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये जो हैं ये हमारे 4 क्लासिफिकेशन हैं आइडियल कंट्रोल्ड सोर्सेज के, या फिर आप कह सकते हैं आइडियल डिपेंडेंट सोर्सेज के। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ही वाज आल्सो अ जर्मन फिजिसिस्ट। उन्होंने एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही एलिमेंट्री लॉ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो हमको दिया था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor, or we can also say that the current flowing through a resistor is proportional to the applied voltage. Ohm defined the constant of proportionality for a resistor to be the resistance R. तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, ये हो गया V is equal to I into R, and the resistance R of an element denotes its ability to resist the flow of electric current. It is measured in ohms. Resistance is equals to R is equals to V by I, where V is the voltage and I is the current. So रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? वो दो फैक्टर्स पर, ब्रॉडली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से वो रेजिस्टेंस बनाया गया है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा। So this physical property or the ability to resist current is known as the resistance, and it is represented by the symbol R, and the resistance of any material with a uniform cross sectional area A depends on A and its length. Here rho R is equals to rho L by A, where rho is known as the resistivity of the material in ohm meter. So good conductors such as good copper conductors or aluminum have low resistivity, while insulators such as mica and paper have high resistivity. That is all about resistance. Now, what is short circuit? So, if the value of R can range from 0 to infinity, it is important that we consider the two extreme possible values. कौन कौन सी हो गई? एक वैल्यू है 0 और एक है इंफिनिटी। तो अगर हम इन दो एक्सट्रीम पॉसिबल वैल्यूज, एक 0 और एक इंफिनिटी को हम अज्यूम करें, एनालाइज करें, तो वहां से हमारे पास में दो कंसेप्ट निकल करके आते हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट और दूसरा है ओपन सर्किट। एन एलिमेंट विद R इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट। जब R इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज क्या होगा? 0। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वल टू 0, showing that the voltage is 0 but the current could be anything. करंट 0 नहीं होगा, करंट 0 नहीं है, current would be maximum. So a short circuit is a circuit element with resistance approaching 0. जब भी कोई रेजिस्टेंस 0 है या 0 हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि वो हमारा एक शॉर्ट सर्किट फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन सर्किट। So an element with R equals to infinity is known as an open circuit, and for open circuit I equals to V by R, where R tends to infinity. तो इस कंडीशन में, ओपन सर्किट की कंडीशन में, वेयर R tends to infinity, I will be 0.
इस कंडीशन में देखिए वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ओपन सर्किट के केस में दो टर्मिनल्स ओपन हैं, उन दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होंगे और दोनों के पोटेंशियल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वहां पर जरूर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विच इज टर्म्ड एज द वोल्टेज, बट करंट वुड बी जीरो है। करंट की वहां पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ रिक्वायर्ड है, क्लोज सर्किट रिक्वायर्ड है, वो यहां पर उसे नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई करंट वुड बी जीरो, but the voltage could be anything. So an open circuit is a circuit element with resistance approaching infinity. तो याद रखेंगे शॉर्ट सर्किट when R is equal to 0, open circuit when R is equal to infinity. One more useful quantity is here, that is conductance. Conductance क्या होता है? Conductance is the reciprocal of resistance. It is denoted by G. G is equals to 1 upon R. So basically, conductance is the ability of an element to conduct electric current. It is measured in ohm inverse, or we can say mho or Simon. mho में या Simons में आप इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है हमारा नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोड, ब्रांचेस एंड लूप। क्या होता है नोड, क्या होता है ब्रांच और लूप, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो डिफरेंट सर्किट नजर आ रहे होंगे, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये दोनों सर्किट डिफरेंट नहीं है, दीज आर द सेम सर्किट, ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस क्या है, एक तरफ जहां पर आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जो सर्किट हैं वो जो सर्किट है हमारा, वो हमको प्रॉपर हम आपने एक पेपर पे ड्रॉ कर रखा है, जबकि राइट हैंड साइड का जो सर्किट है वो एक एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक्चुअली सर्किट इसी तरह से बनते हैं। ब्रांच क्या होता है, अ ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रेजिस्टर। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट एक ब्रांच को फॉर्म करता है, ब्रांच बनाता है। जैसे कि जहां पर भी कहीं एक सिंगल एलिमेंट लगा हुआ है दो पॉइंट के बीच में, दो नोड्स के बीच में, उसको हम कहेंगे कि वो एक ब्रांच है। कोई भी एलिमेंट एक ब्रांच कहलाएगा। अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस। नोड क्या होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस, और वी कैन से एनी पॉइंट on the circuit where two or more than two terminals are being connected. What is a loop? Loop is any closed path in a circuit. सर्किट में कोई भी एक क्लोज पाथ हो उसको आप क्या कहेंगे, लूप कहेंगे, वो लूप कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता सकते हैं इसको देख करके कि टोटल 3 नोड्स आर दियर। नोड नंबर ए जहां पर 10 वोल्ट का पॉजिटिव प्लेट और 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, एक टर्मिनल, दोनों के एक एक टर्मिनल कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक नोड बन गया। इसी तरीके से बी जहां पर 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, 3 टर्मिनल्स, अलग अलग टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो इन तीनों को मिलाकर के एक अलग नोड बन गया, बी नोड। और इसी तरीके से सी नोड जहां पर हमारे सामने 4 टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 नोड्स बन गए हैं। अब लूप्स कितने हैं इसमें, यहाँ अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 3 लूप्स हैं, 3 क्लोज पाथ। क्लोज पाथ या लूप वो एलिमेंट्स हो गए, वो पाथ हो गया किसी सर्किट में, वो पार्ट हो गया जहां पर आप एक करंट को फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यह है कि एक लूप में केवल एक एलिमेंट को एक बार ही कंसीडर करना है, किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा कंसीडर आप नहीं कर सकते, तभी जाकर के वो एक लूप क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो
सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर देयर। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हों, लेकिन वहां पर क्या होगा, इफ दे एक्सक्लूसिवली शेयर अ सिंगल नोड एंड कंसिक्वेंटली कैरी द सेम करंट। करंट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए और एक सिंगल नोड वो शेयर करेंगे। जबकि पैरेलल के केस में क्या होता है, two or more elements are in parallel if they are connected to the same node and consequently have the same voltage across them. So that is all about our first lecture. Thank you for watching. You can subscribe my channel Technology Talk. Thank you.